मोदी तो यार कुछ भी कहते हैं यार, आंदोलन करने वालों को आंदोलनजीवी कह दिया। अब उनकी बोलने के बाद कितनी आलोचना होती है, और आपने आलोचना की तो आप देशद्रोही हो गए। एक सच पूरे देश में कोई है इस देश का नागरिक ऐसा जो बता दे पीएम ने 6 साल में एक सच बोला है? पीएम कुछ भी बोलता है, बस सच नहीं बोलता। बंगाल में जय श्री राम और काली माँ को लड़ा रहे हैं, जहाँ उन्हें दिखता कभी जब यहाँ 2014 में चुनाव लड़ना था तो जाट और मुसलमान लड़ा दिए, और देखते हैं जहाँ हिंदू और मुसलमान है वहाँ हिंदू और मुसलमान लड़ा देते हैं। आज हमारे भारत के सबसे बड़े गुंडे जो हमारे आज देश के गृह मंत्री हैं, दुर्भाग्य है ना हमारे भारत का कि बहुमत के आधार पर आपने ऐसे नेता को गृह मंत्री बनवाया जो गुंडा। अगर हमारे उत्तर प्रदेश में आके एक जिले में अगर विधायकी जिता दे किसी आदमी को अपने दम पे, तो जिंदगी भर गुलामी करेंगे उसकी, बैलेट पेपर पे चुनाव करवा ले अमित शाह। आज आंदोलन के तकरीबन 80वां दिन है। आज 80 दिन हो जाएंगे आंदोलन को, और इस आंदोलन में लगातार अगर किसानों की शहादत की बात की जाए तो 210 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो गई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस शहादत पर कभी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। प्रधानमंत्री जी हमें किसान मानते ही नहीं है शुरू से ही, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी कुछ। उन्होंने हमारा कभी सम्मान ही नहीं किया उन्होंने किसान को। वो तो एक मंच पे जब वोट मांगते हैं ना तब सम्मान करते हैं, आज तक उन्होंने एक ट्वीट भी नहीं किया। और वैसे विदेश में भी ट्रंप को कुछ हो जाए तो ट्वीट, अंबानी जी के यहाँ बच्चा हुआ तो खिलाने पहुंच गए। लेकिन जिसे अन्नदाता कहते हैं, जैसे भगवान मानते थे राजनाथ सिंह, आज देख लो आपके सामने, देशवासियों के सामने है सब कुछ। हर तरह से किसानों को उनके हक नहीं देना चाहते। जो काला कानून बनाया है उस काले कानून को अपनी ताकत के बिना पर देश के किसानों पर थोपना चाहते हैं। पूरी सख्ती लगा रहे हैं, किसानों को किस प्रकार से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कभी कहते हैं किसान मेरे साथ हैं, जब वार्ता का समय चल रहा था तब कह रहे थे किसान संगठन मेरे साथ है, वो भी बात झूठी थी। और आज ये भी बात झूठी है कि किसान उनके साथ है। तो कह तो रहे हैं कि जिसको मानना हो माने, जिसको नहीं मानना ना माने कानून। ऐसा थोड़ी होता है कि कानून जिसको मानना नहीं मानना, कानून तो यार सबके लिए होता है, मानना पड़ेगा। मोदी तो यार कुछ भी कहते हैं यार, आंदोलन करने वालों को आंदोलनजीवी कह दिया। अब उनकी बोलने के बाद कितनी आलोचना होती है, और आपने आलोचना की तो आप देशद्रोही हो गए। मोदी है भाई, मोदी कुछ भी कर सकता है और कुछ भी बोल सकता है। अब उन्होंने फर्क भी बताया भाई, आंदोलनकारी और आंदोलनजीवी में फर्क होता है, इसे देश की जनता को समझना चाहिए। अरे उन्हें कुछ फर्क मालूम होते तो आज देश की जीडीपी कहीं और होती, माइनस में आई समझ में। उन्हें फर्क मालूम होते तो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जुमला दिया करते थे, गड्ढे में देश पहुंचा दिया। भारत की रेलवे उनकी आत्मा से जुड़ी थी, उन्होंने अपनी आत्मा बेच दी। क्या फर्क गिने यार इस आदमी के, कभी सच नहीं बोला, फर्क कैसे समझा देगा आदमी? एक सच पूरे देश में कोई है इस देश का नागरिक ऐसा जो बता दे पीएम ने 6 साल में एक सच बोला है? पीएम कुछ भी बोलता है, बस सच नहीं बोलता। ये मैं लिखित दे सकता हूँ। बंगाल में तो ऑफर दे रहे हो क्या चीज का? किसानों को। अरे यार ऑफर तो 2 करोड़ रोजगार के भी दिए थे, ऑफर तो गरीबों को 15 लाख रुपए के भी दिए थे, ऑफर दिए थे उनने गांव वालों को, शहर वालों को स्मार्ट सिटियां बना देंगे, ऑफर दिया था बुलेट ट्रेन चला देंगे। अबे कुछ भी बोलता है भाई, सच नहीं बोलता अगला, कुछ भी बोलता है, सच नहीं बोलता। इस बात को समझो, कैसे समझाऊं? मेरे देश का प्रधानमंत्री झूठा है यार, शर्म आती है हमें। दुनिया में वो भारत जिसने सभ्यता संस्कृति का जो जन्मदाता हो, उस भारत का प्रधानमंत्री झूठा है। अगर सच बोलो तो देशद्रोही कहा जाता है, दुर्भाग्य है, क्योंकि मोदी देश का प्रधानमंत्री है। सच बोलना पाप हो गया, कहते हैं जय श्री राम अगले लोग। बताओ क्या करोगे? जय श्री राम, और जो सच बोले वो देशद्रोही। बंगाल की चुनाव में मैंने बात की, बंगाल में जय श्री राम बोलने वाले और काली माता की नारे लगाने वालों के बीच भी भिड़ंत है। जब ऐसे लोग देश की सत्ता पे बैठे होंगे जो कभी सच ना बोले तो ऐसा ही होगा। बंगाल में जय श्री राम और काली माँ को लड़ा रहे हैं, जहाँ उन्हें दिखता कभी जब यहाँ 2014 में चुनाव लड़ना था तो जाट और मुसलमान लड़ा दिए, और देखते हैं जहाँ हिंदू और मुसलमान है वहाँ हिंदू और मुसलमान लड़ा देते हैं। अब किसान आंदोलन को पहले कुचलने के लिए सिख और हिंदू को लड़ाने का प्रयास किया था। इनका काम ही यही है कि इनको तोड़ो और फिर इनको मारो और फिर शासन करो। ये जो तकरीबन 80 दिनों से जो आंदोलन चल रहा है, इसका असर क्या बंगाल में देखने को मिलेगा? क्योंकि चुनाव नजदीक, पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। फिर बंगाल में एक सती लड़ रही है, ना तो वो झूठी है, ना उनका चरित्र ऐसा है जो उन पर कोई टिप्पणी कर सके। उन्हें दीदी कहते हैं, और सती से तो यमराज नहीं जीता, ये तो मोदी है। क्या इसकी हैसियत है यार? चुनाव का परिणाम देखना। जब से
पीछे पहले अगर बात की जाए तो वहाँ पर कांग्रेस और लेफ्ट रहा करती थी, और फिर उसके बाद लेफ्ट और कांग्रेस का खात्मा हुआ तो दीदी आ गई। दीदी के आने के बाद बीजेपी का वहाँ पर वर्चस्व बढ़ा है। कोई किसी का भी वर्चस्व बढ़ा हो, आज है बंगाल के मान सम्मान की लड़ाई और एक महिला की सच्चाई की लड़ाई है। आज इस समय वहाँ पे चुनाव ये मूड पे है। आज हमारे भारत के सबसे बड़े गुंडे जो हमारे आज देश के गृह मंत्री हैं, दुर्भाग्य है ना हमारे भारत का कि बहुमत के आधार पर आपने ऐसे नेता को गृह मंत्री बनवाया जो गुंडा था। तमाम भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं, उन्हें नहीं बनाया गृह मंत्री, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को बनाया जिसे अदालत ने तड़ी पार करा हो। अब वो अपनी तड़ी पारगिरी हमारी दीदी के ऊपर दिखा रहा है, एक महिला के ऊपर। क्या यार इनका चरित्र है, जय श्री राम करते हैं, महिला से लड़ रहे हैं। बनाने के लिए क्या किसानों ने वोट नहीं की थी? क्या गृह मंत्री बनाने के लिए क्या किसानों ने? गृह मंत्री इस अमित शाह को इस देश में अगर कोई नागरिक कह दे मैंने वोट दिया है, वोट केवल इस देश में प्रत्येक नागरिक ने मोदी को दिया है। मोदी ने कहा था आपका वोट सीधा मुझे पड़ेगा, सीधा मुझे पड़ेगा। अमित शाह अगर हमारे उत्तर प्रदेश में आके एक जिले में अगर विधायकी जिता दे किसी आदमी को अपने दम पे, तो जिंदगी भर गुलामी करेंगे उसकी। बैलेट पेपर पे चुनाव करवा ले, अमित शाह जिता के दिखा दे अपने विधायक को। सर दीदी की पार्टी छोड़ के बहुत से लोग बीजेपी का दाम ताम। अरे वो ऐसा होता है ना, जब किसी आदमी के दिन खराब होते हैं तो वो ऐसी करते हैं। दीदी के साथ छोड़ने वाले लोगों को बहुत कमजोर मानूंगा कि आज ऐसे वक्त में दीदी का साथ छोड़ा है जब आज एक बहन को भाइयों की जरूरत थी। भाइयों ने घुटने टेक दिए गुंडों के सामने। मुझे तो गर्व है कि मेरे भारत में एक ऐसी महिला है जिस महिला ने इन गुंडों के आगे आज तक घुटने नहीं टेके, और वो आज लड़ रही है बंगाल में। और बंगाल का जो नागरिक है अपने बंगाल से जिसे प्रेम है वो आज दीदी के साथ खड़ा होगा। वरना आगे आने वाले दिनों में अगर भाजपा सरकार बंगाल में आ गई तो हिंदू और मुसलमान को इस प्रकार से लड़ा दिया जाएगा कि जिनके बच्चे मरेंगे केवल दुख उन्हें होगा, शासन यही करेंगे तड़ी पार। ये बंगाल के नागरिकों को तय करना है कि आपको भारत बचाना है, बंगाल भी बचाना है, बंगाल भी बचाना है। 18 तारीख को रेल जाम का ऐलान, इसमें आपका क्या कहना है? जब हमारे किसान नेताओं ने रेल जाम का ऐलान किया तो जाम होगा, कोई रोक ही नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। वो तो हम पहले रेल ही जाम किया करते थे, सड़कों पे नहीं आते थे। कहाँ करेंगे? जहाँ जहाँ राकेश टिकैत जी बोलेंगे और जो 40 संगठन है वो जैसा फैसला करेंगे। अभी आ रहे राकेश टिकैत जी, उस बारे में बताएंगे, आप लोग पूछना। ये रेल रोको अभियान जो 18 तारीख को किया गया, इससे पहले 6 फरवरी को आपने चक्का जाम का भी आह्वान किया था, लेकिन 3 राज्यों में आप पीछे हट गए थे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। कहीं ऐसा तो नहीं वक्त आने पर वहाँ पे कदम पीछे हट जाए? हमारे नेता हैं, सामने वाले बड़े साजिश करता हैं, उनकी साजिशों का अगर पता लगेगा तो वो जैसा डिसीजन लेंगे हमें मालूम है, हमारे आंदोलन को बचाने के लिए लेंगे। उस समय जो 3 राज्यों में आपने बोला जो डिसीजन लिया गया, वहाँ पे संभावना थी कि संघ के लोग किसी प्रकार की हिंसा फैला सकते हैं, तो स्टैंड लेना पड़ा। हम अपने किसानों का अहित नहीं चाहते, सरकार हमारे किसानों को कुचलना चाहती है। 28 तारीख को पूरे भारत ने प्रमाण देखा कि किस प्रकार से संघी और भाजपाइयों ने आके यहाँ पे किसान भाइयों को कुचलने का षड्यंत्र किया था, जो कि खुल गया 28 तारीख को रात में। आप सब लोग जानते हैं, पूरा देश भी जानता है सच्चाई क्या है। 4-5 हजार पुलिस वाले, नीचे RSS के और गुंडे, नंद किशोर गुर्जर, भाजपा का विधायक, भाजपा का विधायक कहाँ से? लोनी से। आप लोग नहीं जानते, पत्रकारिता करते हैं तो फिर पूरे ही पूछते हैं सब। शर्मा के समर्थक थे यहाँ पे जो नेशनल मीडिया है आज तक उसने दिखाया कि किसान कैसे बैठा है। किसान ने जो 26 जनवरी को परेड निकाली थी, कितनी भव्य परेड निकाली थी, कितने ट्रैक्टर थे। केवल मीडिया ने वो दिखाया जिससे किसान को बदनाम किया जाए, किसान को बदनाम किया जाए। देश को समझना पड़ेगा, ये लड़ाई प्रत्येक भारत के नागरिक की लड़ाई है, ये रोटी की लड़ाई है। अगर आज देश में अपराधी कोई है तो वो इसलिए है क्योंकि उसे अपने बच्चों का पेट पालना है। अगर रोटी तिजोरी में चली गई तो किस आधार पर हम और आप लोग आ जाएंगे, समझना पड़ेगा। टिकैत साहब ने कहा है कि गुजरात के अंदर केंद्र का जो कब्जा है उससे आज़ादी दिलानी है। क्या लगता है वहाँ चुनाव लड़ने जाएंगे क्या? चुनाव लड़ने नहीं जाएंगे, हम आंदोलनकारी हैं। वहाँ पे जो लोग हैं, जो लोग आज डर के कारण घर से बाहर नहीं निकलते हैं, उनमें हिम्मत पैदा करेंगे। आज गुजरात वो प्रदेश है भारत का इकलौता जो उद्योगपतियों के हाथों गुलाम है। वहाँ नागरिक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकता, बोल दिया तो गया काम से, राम राम सत्य है। इस प्रकार का माहौल बना रखा है। आप देखिए, एक आतंकवादी जिसने देश में बम फोड़े वो संसद में बैठी है, और एक IPS अधिकारी संजीव भट्ट आज वो जेल काट रहा है। क्यों?
क्योंकि संविधान के नौकर जिन्हें हम पुलिस कहते हैं आज वो नेताओं के नौकर बन गए हैं। आज इतना परिवर्तन आ गया मोदी सरकार के आने से। आज एक आईपीएस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भूल चुका है। आज वो समझता है कि मैं नेता के बगल में खड़ा हूं तो मैं आईपीएस हूं, वरना मेरी कोई पूछ नहीं है। किस प्रकार से संविधान को कुचला जा रहा है ये देश में लोगों को समझना पड़ेगा। तभी कल सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया है वकीलों ने। न्यायपालिका के ऊपर अब वकील भी सवाल उंगली उठा रहे हैं, रिटायर्ड जज भी। देखो 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 4 मजिस्ट्रेटों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताया था आपके भारत का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। आपके मीडिया ने नहीं दिखाया, परिणाम देश भुगत रहा है। कभी पुलवामा होता है, अब बालाकोट की 3 दिन पहले मालूम है अर्नब गोस्वामी को। कौन है गद्दार? कौन है गद्दार? जो सेना और झूठे हमले करके राष्ट्रभक्ति की बात करता हुआ आज किसानों को आतंकवादी कह रहा है। दुर्भाग्य हमारा कि जुमलेबाजी में हम आए और मोदी को वोट दिया और इस देश की सत्ता पे बैठाए, जिसने आज हमारे भारत को चकनाचूर कर दिया। हमारी जीडीपी कितनी गिर गई, बेरोजगारी कितनी हो गई, किसान कितनी आत्महत्या कर रहा है, नौजवान भी आत्महत्या कर रहा है, आरटीआई का अधिकार छीन लिया। टोटल हमें गुलाम बनाने का कार्य कर रहे हैं आपके मोदी जी। और ये बिल जो इन्होंने बनाया है किसानों के ऊपर, अगर ये बिल इस देश में लागू हो गया, आगे आने वाले 6 सालों में हम पूर्ण रूप से गुलाम बन जाएंगे। हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं होगा। इन बिलों का नुकसान क्या होगा? इन बिलों से नुकसान है भंडारण होगा जी, उससे क्या होगा? भंडारण से कुछ नहीं होता साहब। भंडारण से गरीब लोग उनमें त्राही मच जाएगी। जो लोग मजदूरी करके आज रोटी खाते हैं, शाम को मजदूरों के अधिकार पहले ही छीन लिए हैं उनके, और समझ लो कैसे दिन आने वाले हैं। ठीक है, भंडारण होगा आलू का भी, भंडारण होगा टमाटर का भी। इन पे अभी पाबंदियां थी, लेकिन उद्योगपतियों के हाथ में देने में खोल दी गई सब। आप कुछ भी करो, कितने भी रेट का बेचो। ये है इस काले कानून की बहुत बड़ी चीजें जो गरीबों को मार देंगी। और दूसरा, हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारी कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जमीनों पे ये पैसा भी ले सकते हैं। भाई वो तो हमारे लिए पहले से ही ऑप्शन से है कि हम अपनी जमीन बैंक में गिरवी रख के पैसा ले लें और खेती कर लें, लेकिन हम नहीं करते ऐसा। हम इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारी जमीन पे पैसा निकालेंगे और उसी में हमें खाद बीज और बुआई कटाई सब देंगे, और हमारी फसल अगर इन्हें पसंद नहीं आई तो ये खरीदेंगे नहीं, हम बचाएंगे ताली। लगातार घेराव करने से सरकार में कुछ झुकाव नजर आ रहा है आपको? सरकार झुके या ना झुके, हम पहले दिन से कह रहे हैं बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। लेकिन अमित शाह का तो कहना है कि अभी 60 साल और राज करेंगे। कोई बात नहीं, अमित शाह सपने तो बहुत लोग देखते हैं, सपने बहुत लोग देखते हैं, हर एक के पूरे होते हैं। मुंगेरी लाल के सपने देख रहा है, देख लेने दो। अगर इनके 60 साल करने के शासन करने के कर्म होते तो आज हम यहाँ खड़े होते। 65 साल शासन किया कांग्रेसियों ने, कब हमारे अधिकार छीने? उन्होंने ही हमें आरटीआई दी, उन्होंने हमें सब अधिकार दिए कि हम सवाल पूछ सकें। इनसे तो सवाल पूछने पे देशद्रोही बन जाते हैं। जे 60 साल शासन करेंगे, इनके तो पैर दिखाई देगा आज देशवासियों को कि हिंदुत्व के नाम पे ठग लिया देश, हिंदुत्व के नाम पे लूट लिया देश। आज वास्तविकता हम देशद्रोही नहीं है, हम अपने भारत के साथ गद्दारी नहीं कर सकते किसी राजनीतिक पार्टी के मुंह में या मोदी के मुंह में या योगी के मुंह में। इनसे हमारा क्या लेना देना? हमारा भारत सुरक्षित है तो हमारा देश सुरक्षित है, हमारे बच्चे सुरक्षित है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित है। इनने तो सब कुछ तबाह कर दिया, कुछ नहीं बचा हमारे हाथ में। कहाँ रोजगार करें, सब प्राइवेटीकरण कर दिया। पहले भारतीय रेलवे थी, हमारी रेलवे थी, आज अंबानी अडानी की बन गई। ऐसी ये बिल, आज जो हमारी जमीन है, कल बड़ी बड़ी जमीनों पे 1-1 लाख बीघा के बाउंड्रियां होंगी, अंबानी अडानी लिखी होगी आगे आने वाले दिनों में। जैसे रेलवे पे अंबानी अडानी लिख गया, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। ये कृषि प्रधान देश है, हम देश की उस चीज को नहीं उद्योगपतियों के हाथ में देने देंगे जिसके कारण इस देश में भुखमरी और महामारी फैल जाए और हमारे देश का नागरिक अधीनता में आ जाए। चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि कहना उस आदमी से चाहिए जिसके समझ में आए। जो 15 साल सीएम रहा हो और 7 साल से पीएम है, आज उसको बुद्धि नहीं है तो मेरे कहने से क्या सीखेगा वो तो कोई पिक्चर देख के उसी हिसाब से चलने वाला आदमी है। उससे मुझे कोई उम्मीद नहीं, ना मुझे उससे कुछ कहना है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।